मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। आपने जैसे देखा था मेरे पीछे वाली वीडियो में कि हम लोग पढ़ रहे थे महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध एवं कानून। तो आज मैं आपको पहले अधिनियम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला अधिनियम जो है अपना ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसमें अपन को टोटल 10 धाराएं पढ़नी है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि दहेज लेने व देने से रोकना। क्योंकि इस अधिनियम को बनाया क्यों गया, तो इसके लिए आपको बस पता है कि क्यों बनाया गया, कि दहेज लेने और देने से रोकने के लिए इसका जो इस नियम को बनाया गया। तो अब आप कोई भी अधिनियम पढ़ लो, आप कोई भी अधिनियम पढ़ो तो उसके जो सेक्शन है, उसका जो सेक्शन फर्स्ट आएगा या फिर सेक्शन 1 आएगा, उसमें आपको यही चीज मिलेगी। अब हम जब 8 के 8 अधिनियम पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहले वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपको यही पढ़नी है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम के बाद में आपको आएगा कि इसका प्रारंभ कब किया गया, इसका प्रारंभ कब हुआ और इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है। मतलब अब इस विस्तार में पहले क्या होता था कि जब तक 1970 थी, तो जब हम ये पढ़ते थे कि इसका विस्तार भारतवर्ष में नहीं है, भारतवर्ष में मतलब कहाँ नहीं है, तो हम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पढ़ते थे। लेकिन अब देखो आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या हो गया। अब इसका संक्षिप्त नाम तो यही होगा, क्या होगा संक्षिप्त नाम, कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो संक्षिप्त नाम तो आपको यही पूछेगा, संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त नाम लिख लेना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये इसका संक्षिप्त नाम हो गया। ठीक है, 1961। अब प्रारंभ इसका कब हुआ, तो इसका प्रारंभ जो है वो आप लिख लेना 1 जुलाई 1961। और विस्तार जो है ये लिख लेना संपूर्ण भारतवर्ष, यहां से लिख लेना संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। लेकिन जब 19 जम्मू कम यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसके जो धारा सेकंड है उसमें केवल एक ही परिभाषा है और वो परिभाषा है दहेज की। तो दहेज किसे कहेंगे, कि विवाह के पक्ष या विवाह के ऊपर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला जो दहेज, मतलब संपत्ति या फिर प्रतिभूत, या फिर ऐसे मान सकते हो आप लोग संपत्ति या फिर मूल्यवान वस्तुएं तो दी जाती है, उसे हम दहेज कहते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि एक चीज और, कि विवाह के इसमें मतलब ये नहीं कि विवाह के ऊपर ही, कि विवाह के पहले या विवाह के पश्चात जो भी मूल्यवान वस्तु दी जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, दहेज कहेंगे। ये इस दहेज की परिभाषा आपको दे रखी है सेक्शन नंबर 2 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर जो 3 है या फिर धारा 3 है। अब धारा 3 क्या कहती है, कि धारा 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब धारा 3 क्या कहती है, कि दहेज लेना, दहेज लेना, लेने व देने के लिए सजा, सजा हो सकता है, दंड हो सकता है, या फिर एक नया शब्द है जो शास्ति। अब ये शास्ति शब्द इसका मतलब यही होता है दंड या सजा। ठीक है, दहेज लेने और देने के लिए सजा, ये आपके धारा नंबर 3 अधिनियम 1961 धारा नंबर 3 में दे रखी है। तो दहेज लेने और देने दोनों के लिए सजा होती है। तो या तो चाहे देने वाला हो और चाहे लेने वाला हो, दोनों बराबर के हकदार होते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि कोई दहेज लेता या देता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए 5 वर्ष का तो कारावास, ठीक है, और 15,000 रुपए का जुर्माना। 15,000 रुपए का जुर्माना। और इसमें एक चीज और दे रखी है कि यदि आपने जो दहेज दिया है या लिया है उसका मूल्य यदि 15,000 से ज्यादा है, उसका मूल्य यदि 15,000 से ज्यादा है, तो जो न्यायालय या जो मजिस्ट्रेट है
वो क्या करेगा कि 15,000 रुपए का जुर्माना नहीं लेकर उतने रुपए लेगा जितने रुपया आपका दहेज का है। कहने का मतलब यदि दहेज का मूल्य, अब इन 15,000 या दहेज का मूल्य में से जो ज्यादा होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे कोर्ट वसूलेगा। भाई यदि 15,000 रुपए और दहेज का मूल्य, मान लो 15,000 रुपए आपका जुर्माना था और दहेज का मूल्य यदि 20,000 रुपए है ना, तो वो जो न्यायालय है या फिर जो कोर्ट है वो इस दहेज के मूल्य के बराबर आपको क्या करेगा, जुर्माना देगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब एक चीज और इसमें आपको नोट लगा के लिख लेना कि मुस्लिम समुदाय जो होता है, यानी कि मुस्लिम समुदाय जो होता है उसमें, मुस्लिम समुदाय में जो मेहर दिया जाता है, जो मेहर दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के अंदर जो मेहर दिया जाता है वो जो है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। अब देखो मेहर एक नया शब्द आपने सुना होगा। मेहर जो है इसका मतलब होता है कि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिए जाने वाले उपहार। मेहर क्या होता है, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला उपहार होता है और ये मुस्लिम समुदाय में होता है। और ये जो मेहर है ये जो है ये दहेज की परिभाषा में नहीं आता है, यानी कि मेयर जो है ये दहेज की परिभाषा में नहीं आएगा। अब देखो धारा नंबर 4 या सेक्शन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि दहेज मांगने पर सजा। भाई ये तो क्या था कि दहेज लेने और देने के लिए सजा, और वो क्या है, दहेज मांगने पर सजा। धारा नंबर 4 दहेज मांगने पर सजा। अब दहेज मांगने पर भी सजा, शास्ति या दंड, ठीक है। तो दहेज मांगता है, जैसे मान लो यदि कोई विवाह के पक्ष पर वर या वधू पक्ष वाला कोई भी मांग कर जो चीजें लेता है, या जैसे मान लो कोई संपत्ति या फिर कोई पैसे मांगता है, तो वो उस मांगने पर भी क्या है, धारा सेक्शन नंबर 4 के अनुसार सजा है। और वो सजा क्या है कि उसमें आपको सजा दी गई यदि कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए न्यूनतम जो है, यानी कि मिनिमम जो सजा है वो तो है 6 माह है, और अधिकतम जो है यानी कि मैक्सिमम जो है वो है 2 वर्ष। और इसका जो जुर्माना है वो है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये जो है सेक्शन 4 है, लेकिन इसके अंदर एक और है, वो है सेक्शन 4A, यानी कि धारा 4A। अब ये धारा 4A क्या कहती है, धारा 4 ये कहती है कि मान लो यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में, पुत्र या पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में यदि कोई संपत्ति देने का दावा करता है, संपत्ति या धन देने का, संपत्ति या धन देने का कोई दावा करता है या विज्ञापन देता है, या विज्ञापन देते हैं, यह इस धारा 4 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट और दे रखा है, और सेकंड पार्ट ये दे रखा है कि इस संपत्ति या फिर धन देने का जो दावा है उसका विज्ञापन मुद्रण जो करता है, यानी कि इसका विज्ञापन जिस पत्रिका या फिर किसी भी अखबार के द्वारा जो मुद्रित किया जाता है वह भी क्या किया जाएगा, उसके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा। यानी कि जो इसको प्रकाशित करता है, जो भी अखबार या पब्लिकेशन है वो जो भी प्रकाशित करता है तो उसको भी क्या दिया पड़ेगा, दंड, या फिर उसको भी सजा होगी। और वो सजा क्या होगी, वो होगी 6 माह से 2 वर्ष का कारावास या फिर 15,000 रुपए का जुर्माना। अब इसमें नोट लगा के नीचे एक चीज और लिख रखी है, यदि मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय मजिस्ट्रेट या न्यायालय चाहता है कि इस 6 माह से लेकर 2 वर्ष का जो कारावास है इसमें से यदि वो चाहता है कि कम कर दिया जाए, अब वो कम कैसे करेगा, वो कम करेगा कि जो पत्रिका में प्रकाशित किया गया है या जो संपादक है उसके पीछे का जो व्यवहार है या फिर उसने पीछे का कैरेक्टर आप मान सकते हो या चरित्र अच्छा रहा है तो वो उसको देखते हुए उसको इस कारावास को कम भी कर सकता है। ठीक है, ये अपनी धारा 4 कंप्लीट हो गई है। और जो धारा 5 है वो क्या दे रखी है वो देखो,
जो धारा 5 है वो ये कहती है कि दहेज लेने और देने का, दहेज लेने और देने का जो करार है, यानी कि एक तरह से दहेज दहेज लेने और देने का करार शून्य माना जाता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो अब करार का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई दो पक्ष है, उन दोनों पक्षों ने क्या किया कि मान लो एक पक्ष ने कहा कि मैं तेरे को इतना धन दूंगा, तो उन्होंने क्या किया कि स्टाम्प पेपर बनाया और उस स्टाम्प पे उसका साइन करा लिया, ठीक है। तो वो जो स्टाम्प पेपर है वो कोर्ट के आगे शून्य माना जाता है, मतलब उस स्टाम्प का कोई मतलब नहीं रह जाता मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के सामने। तो ये दे रखा है धारा 5 में। अब देखो धारा 6 इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो धारा 7 है वो ये कहती है कि संज्ञान, आप ऐसे समझो संज्ञान। अब ये संज्ञान होता क्या है, ये फिर अधिकारिता, इसका दूसरा नाम भी कह सकते हो अधिकारिता, अधिकारिता, संज्ञान या अधिकारिता। अब संज्ञान या अधिकारिता क्या होती है कि धारा 7 में परिभाषित किया गया है, किसके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 7 में साफ साफ लिखा गया है कि जब भी कोई मतलब जब भी कोई दहेज लेने या देने का मामला आता है तो उसको जो है वो प्रथम 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 न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायालय या फिर वर्ग प्रथम के सामने जब भी उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले कि पहली कंडीशन तो ये कि वो जिसके साथ भी दहेज मांगा या लिया गया वो स्वयं जाए, और दूसरा हम लिख सकते हैं या पुलिस के द्वारा जाए या फिर कोई संस्था हो, वो भी कैसी, रजिस्टर्ड संस्था हो, रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा परिवाद पेश किया जाए। तब क्या करेगा प्रथम न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो है इस प्रकार के केस की अधिकारिता करता है, यानी कि वो एक तरह से इसकी सुनवाई करता है। ये है धारा नंबर 7 में। अब धारा नंबर 8 जो है उसमें आपको दे रखा है कि धारा 8 जो है उसमें क्या दे रखा है कि यदि कोई इस तरह का मामला होता है, यदि कोई इस तरह का मामला होता है तो इस तरह के मामले में कोर्ट या फिर न्यायालय से अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना वारंट के भी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। एक आपको इसमें दे रखा है ठीक है, ये तो हो गया धारा 8 में, ठीक है। अब धारा 8A जो है ये क्या कहती है, इसमें देखो धारा 8 तो ये कह रहा है कि बिना कोर्ट के बिना वारंट के भी आप क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। और धारा 8 जो है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके ऊपर आरोप लगा है किसका, दहेज लेने का, तो वो जो है अपने विपक्ष में, भाई मैंने दहेज नहीं लिया, अपने विपक्ष में क्या कर सकता है, सबूत को पेश कर सकता है या सबूत के प्रारूप दे सकता है कि मैंने दहेज नहीं लिया है। ये क्या कह रखा है 8A में। और इसमें एक और दे रखा है वो है 8B। 8B जो है ये क्या कहते हैं कि 8A में तो ये कह सकता है कि जो भी आरोपी है वो अपने विपक्ष में या फिर अपने पक्ष में कि मैंने दहेज नहीं लिया है, उसको क्या कर सकता है, सबूत पेश कर सकता है, ठीक है। और धारा 8 क्या कहती है कि राज्य सरकार जो है वो क्या करती है, एक दहेज अधिकारी को नियुक्त करती है, दहेज अधिकारी को नियुक्त करती है। अब धारा 9 और धारा 10, धारा 9 जो है वो ये क्या कहती है कि ये केंद्र सरकार जो है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर कानून बना सकती है। और धारा 10 जो है वो क्या कहती है कि केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, इसमें कानून बना सकती है। तो ये था अपना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप लाइव कमेंट करके बता देना कि भैया समझ में नहीं आया। और ये